और आज का अपना टॉपिक रहेगा, हेडिंग लगा लेते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है, संख्या प्रणाली कह सकते हैं या संख्या पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है ये, काफ़ी सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग चल करके। इस टॉपिक के अंदर से सब टॉपिक्स बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि संख्याएं कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, क्यों हम उनको यूज़ करते हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ होता है, कौन सी संख्या किस परिवार में जा कर के जो है बैठने वाली है। तो जैसे जो संख्याएं बनी हैं, सबसे पहले संख्याओं को कुछ इस तरीके से डिनोट किया गया था कि ये 1 है, सिंबलाइज था, ये सिंबल रखा गया कि ये जो है 2 है, ये जो है 3 है, और ये सिंबल यूज़ हुआ था 4 के लिए, ये सिंबल यूज़ हुआ था 5 के लिए। और फिर धीरे धीरे जैसे ही मानव का दिमाग विकसित होने लगता है तो वो इनसे थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लेता है और इन्हीं सिंबल्स को कुछ यूँ ट्रांसफॉर्म कर लेता है कि इस 1 को एज इट इज़ एडोप्ट रखा जाता है, 2 को भी एज इट इज़ और 3 को भी एज इट इज़, और फिर 4 के लिए उसने ये सिंबल ईजाद कर लिया। ये सिंबल से ये सिंबल पर आने का मतलब था कि दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, कुछ रूल्स इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, और 5 के लिए आप सभी को पता होगा कि ये सिंबल यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, रही बात इन चीज़ों की जो मैंने अभी लिखा है, ये जो चीज़ें हैं अप टू सोन ये आगे भी चलती रहेंगी। एक डिफरेंट टॉपिक आएगा, एक अलग से टॉपिक आएगा जिसको हम कहते हैं रोमन नंबर्स, रोमन संख्याएं। तो उस रोमन नंबर के जो टॉपिक को आप एक अलग से लेक्चर लेंगे, उसके अंदर जो है इसको डिस्कस करने का काम करेंगे। होगा क्या उस टॉपिक के अंदर, ये रोमन नंबर्स के सारे तमाम रूल हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आई वी कहें अगर इसको तो ये 4 क्यों है, और अगर ये आई यहाँ से हट करके राइट में आ जाता है, वी आई हो जाता है, तो वो 6 क्यों हो जाता है। तमाम रूल इसके अंदर लगे हुए हैं, काफ़ी साइंटिफिक सिंबल कह सकते हैं मैथमेटिक के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं। तो एक अलग से टॉपिक होगा रोमन नंबर्स के ऊपर, उसके अंदर इसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से बन जाए। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर धीरे धीरे मानव का और दिमाग विकसित होता है तो वो इन सिंबल्स को और आगे कैसे अपग्रेड कर लेता है। इस 1 की जगह जो आजकल हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, वो इन सिंबल्स को हम आजकल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी के लिए सिंबल लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये जो सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5, ये वस्तुओं की गिनती करने का काम करते हैं बजाय कि वस्तुओं का नापतोल करने के। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन काउंटिंग ऑफ द नंबर्स एंड काउंटिंग ऑफ एनी थिंग्स एंड मेजरिंग ऑफ एनी थिंग्स। तो वस्तुओं की गिनती करने में और वस्तुओं के नापतोल करने में कहाँ फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मेरा अगर आप लोगों से सवाल हो, आप कितने भाई बहन हैं या आपके कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, या आपके घर पे कितने पशु हैं, आप कितनी भैंसें रखते हैं, आपके कितने खेत हैं, आप के पास कितने पेन हैं, कितनी कॉपियां हैं, तो ये तमाम सवालों का जो आपके पास जवाब होगा वो होगा वस्तुओं की गिनती करने वाला। या आप कह सकते हैं कि हम 2 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन हैं, हमारे घर पे 4 भैंसें हैं, या हमारे कुल 3 रिश्तेदार आए हुए हैं। ठीक है, अप टू सोन 6 7 8 9 10 11 12 चलता रहेगा। तो ये संख्याएं हुई वस्तुओं की गिनती करने के लायक, वस्तुओं की गिनती करने के काम में आ गई, तो वस्तुओं की गिनती करने के लायक हो गई। राइट, वस्तुओं का नापतोल थोड़ा सा फर्क क्या डाल देता है। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका वजन कितना है, अब नापतोल हो रहा है। राइट, आपकी हाइट कितनी है। राइट, या फिर मेरा सवाल होता कि आपके घर पर कितना दूध आता है। राइट, आपके महीने में आपके घर पर चीनी की कितनी खपत हो जाती है। राइट, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ कंसीडर की जाएंगी, वस्तुओं का नापतोल करने में कंसीडर जो है की जाएगी। उसको हम रहने देते हैं, उस पर बाद में आएंगे। अभी के लिए फोकस करते हैं वस्तुओं की गिनती करने के काम में ली गई संख्याएं, जो कि ये हैं। राइट, तो जो वस्तुओं की गिनती करने के लायक
या जो संख्याएं वस्तुओं की गिनती करवाने के काम में आती हैं या ली जाती हैं, वो तमाम संख्याएं एक परिवार को फॉर्म करती हैं, एक परिवार को बनाती हैं। उस परिवार का नाम होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं भी कह सकते हैं, एंड फॉर इंग्लिश वी कैन कॉल देम नेचुरल नंबर्स। तो ये जो पहला परिवार बन चुका है यहाँ पर, ये परिवार क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगा, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स कहेंगे, जिसको कि हम डिनोट किससे करवाते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है, कैपिटल एन। एक ऐसा परिवार जिसमें ऐसी तमाम संख्याएं शामिल हैं जो वस्तुओं की गिनती करवाने में सक्षम होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करूँ मैं तेरा गिन गिन के इंतजार। तमाम जो संख्याएं हैं वो कहाँ हैं? वो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार का हिस्सा बनती हैं। दो चीज़ें हैं अब निकल करके आती हैं, जैसे कि एक शून्य है जिसको हमने इस परिवार में ऐड नहीं किया है। हमने कहाँ से स्टार्टिंग की है? आपका जवाब होगा कि जी स्टार्टिंग 1 से की गई है। और 1 के बाद हम कहाँ गए? 2 पर गए। 2 के बाद कहाँ गए? 3 पर गए। तो 2 से सीधा 3 पर चले गए। क्या ऐसा सही है कि 2 और 3 के बीच में कोई संख्या ही नहीं आती? ऐसा तो गलत होगा, ऐसा बोलना गलत होगा। 2 और 3 के बीच में इतनी संख्याएं आती हैं जितने की हम गिनती भी नहीं कर सकते। अनकाउंटिंग नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 and 3, 1 and 2, बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 4 and 5। तो हमने 2 के बाद 3 क्यों लिख दिया सीधा, या 1 के बाद 2 क्यों लिख दिया सीधा? क्योंकि हम वस्तुओं की गिनती कर रहे थे, जबकि इनके बीच में कौन सी संख्याएं आ सकती है? फॉर एग्जांपल मैं लूँ, इन दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या आ सकती थी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 या 2.01, 2.02, 2.03। तमाम संख्याएं जो है आ सकती थी। हमने 0 को भी नहीं लिया, हमने 1 और 2 के बीच की भी किसी संख्या को नहीं लिया। मान लेते हैं कि 0 को अगर हम ले लें इसी परिवार का हिस्सा बनाने की हम सोचें, तो ये सोच ही गलत हो जाएगी, ये क्रैश कर जाएगी, ये संख्या यहाँ फिट ही नहीं होगी। मैं शून्य की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस परिवार का, प्राकृतिक संख्याओं का, इनका रूल है कि इस परिवार में वही संख्याएं डाली जा सकती हैं जो वस्तुओं की गिनती करवा सकती हैं, और शून्य 0 कभी भी वस्तुओं की गिनती जो है नहीं करवा सकता है। कैसे नहीं करवा सकता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आपके पास कितने कॉपी हैं, कितने पेन हैं, और आपके पास एट दैट टाइम जब मैंने ये सवाल आपसे किया तो आपके पास एक भी पेन नहीं था। आपके हाथ में कोई पेन नहीं था, जेब में कोई पेन नहीं था, आपके पास कोई पेन नहीं था। जब आप मेरे पास आए और मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके पास कितने पेन हैं, तो आप क्या कहेंगे मुझे? अगर आपके पास कोई पेन नहीं होगा तो आप कहेंगे सर मेरे पास एक भी पेन नहीं है। अब देखो, आपने पेनों की गिनती भी कर ली और किसका सहारा लिया? 1 का, और इससे आपने इशारा किसकी तरफ कर दिया? 0 की तरफ। आपने ये नहीं कहा कि मेरे पास शून्य पेन है या आई हैव 0 पेन। आप क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव ए सिंगल पेन, मेरे पास एक भी पेन नहीं है। ठीक है, तो वस्तुओं की गिनती कर लिया आपने, सहारा किसका लिया? 1 का, और अर्थ में किसको डाल दिया? शून्य को। तो शून्य को सीधा सीधा प्रयोग नहीं किया, जिसका मतलब है कि शून्य का सीधा सीधा प्रयोग हम वस्तुओं की गिनती करवाने में नहीं कर सकते। पर क्या हो अगर इस शून्य को इस परिवार के साथ डाल दिया जाए? मेरे कहने का मतलब ये परिवार मैं एज इट इज़ रिपीट कर देता हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू सो ऑन संख्याएँ सारी की सारी अपने पास में हैं, और मैं इस परिवार के साथ एक और संख्या यानी कि शून्य को ऐड कर लेता हूं, तो अब जो नया परिवार बन जाता है, इस परिवार का नाम होता है पूर्ण संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। सॉरी, होल नंबर्स, जिसको कि हम डिनोट करवाते हैं कैपिटल W से। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि अगर सवाल पूछा जाए कि 3 कैसी संख्या है तो वो प्राकृतिक भी है और वो पूर्ण संख्या भी है। पर अगर पूछा जाए 0 कैसी संख्या है तो वो प्राकृतिक नहीं है पर वो पूर्ण संख्या है। क्यों है क्यों नहीं है इसका हम डिटेल में जो है डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो वस्तुओं की गिनती नहीं कर पाई थी। राइट, अभी के लिए अगर इन्हीं संख्याओं को उठा करके मैं सिंबलाइज करना चाहूँ, सिंबल से मेरा मतलब है इनको मैं कोई साइन देना चाहूँ। अगर हम बात करें साइन कितने होते हैं, तो साइन 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक।
सही है बात, एक प्लस का एक माइनस का, एक जमा का एक घटा का। देखिए मैं इसी परिवार को ले लेता हूँ 0। अब मैं सिंबलाइज करना चाहता हूँ तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, +1, +2, +3, +4 अप टू सो ऑन। और अगर मैं इनको नेगेटिव सिंबल करना चाहूँ तो -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। अब जो बन गया ये एक नया परिवार बन गया। गलत है कि सही है जी? आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, ये तो अभी तक संख्याएं आई ही नहीं थी। पर याद रहे, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो रखा गया 1 है, हाँ रही बात, जैसे मैंने सभी के साथ कोई सिंबल लगाया है, इस 1 के साथ यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, 2 के साथ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस 0 के साथ मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया है। यूट्यूब का अपना एक चैनल है जीके बाय प्रवीण उड़ान, जीके प्रवीण उड़ान के नाम से, उसके अंदर आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो मैथ की प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि 0 के साथ में कैसा निशान जो है लग सकता है, या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ये दोनों है या ये दोनों नहीं है। तो आप उस वीडियो को देखें, 0 इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। आप वहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे 0 के बारे में, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ना ही ये दोनों है और ना ही ये दोनों नहीं है। ये चारों ऑप्शन गलत होते हैं, 5वां कोई आंसर निकल करके आएगा, उसके लिए आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है वो चीज़, पर अगर क्यूरियोसिटी हो, थोड़ी जिज्ञासा हो तो देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पर रखा गया 1 है और यहाँ पर रखा गया 1 है, यहाँ पर रखा गया 1 है, इन तीनों 1 में कोई फर्क नहीं है, तीनों सेम है। मैथ का एक ऑटोमेटिकली स्वचालित कह सकते हैं, यूनिवर्सल कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, या मुंह बोला कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जिसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड, जिसको आपको और मुझे सभी को अच्छे से वो बात पता हो। तो एक ऐसा नियम है मैथ का, अगर कोई संख्या लिखी जाती है उसके साथ कोई सिंबल ना हो, जैसे यहाँ पर जो लिखा गया 1 है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये संख्या ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगी। इस 2 के साथ कोई सिंबल नहीं है, जिसका मतलब है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पर मैंने यहाँ सिंबल लिख दिया तो इस 2 में और इस 2 में अब कोई फर्क नहीं रहा, परंतु इस 1 में और इस 1 में दिन रात का अंतर है, ठीक है। ये -1 है, पर ये 1 और ये 1 दोनों में ये कह रहा हूँ कि सेम है, यानी कि अगर आपको लिखा जाए 7 और कोई लिख लेता है +7, तो ये दोनों बराबर बातें होती हैं, ये दोनों सेम है, यानी कि अगर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है तो इन दैट केस वहाँ पर किसको कंसीडर जो है किया जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? अभी के लिए मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोल दी कि भाई जो नया परिवार बन गया, इसको ऊपर वालों से कैसे डिफरेंशिएट किया हमने कि जी उनके साथ पॉजिटिव था केवल, और यहाँ पर अब संख्याएं जो है नेगेटिव भी हमारे साथ में पैरेलल हमें दिखाई दे रही है। तो नया जो परिवार बन गया, इस नए परिवार को नाम दिया जाता है पूर्णांक संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर का जो परिवार है वो क्या है, वो पूर्ण संख्याएं हैं, और ये जो नया परिवार बना है ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और इनको जो सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल Z से, सिंबल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है बच्चों, जैसे आप यूं कह सकते हैं, डॉक्टर लिखना हो, आपको किसी के नाम के साथ डॉक्टर लिखना हो, जैसे डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा लिखना हो अगर आपको, तो वो जो डॉक्टर शब्द लिखते हैं आप पूरा नहीं लिखते हैं कभी भी, तो वो आप क्या लिख लेते हैं, DR. लिख देते हैं, है ना। जैसे इंजीनियर लिखना हो तो हम क्या लिख देते हैं, केवल ER. लिख देते हैं। लिखते क्यों हैं, एक खूबसूरत सी वजह तो ये है कि इंजीनियर के लिए ER. हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें इंजीनियर की स्पेलिंग नहीं आती। हो सकता है, हो क्या सकता है, 50% बच्चों को तो कतई नहीं आती होती, बल्कि उनको भी नहीं आती होती जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, B.Tech M.Tech होल्डर भी होते हैं, उसके बावजूद कुछ ऐसे निकल ही आएंगे वहाँ से भी जिनको इसकी स्पेलिंग में दिक्कत हो जाएगी इंजीनियर की, ठीक है। हाँ, मैं जो बात कह रहा था ये कह रहा था कि डॉक्टर का सिंबल है, ये इंजीनियर का एक सिंबल है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि मैं आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ PROP और फिर कोई नाम लिख देता हूँ, इसका मतलब आप क्या बोल देंगे कि जी प्रोफेसर के लिए जो है ये डिनोट किया गया। जैसे कि LT. लिख दिया जाता है अगर किसी के नाम के साथ में, इसका मतलब है कि वो लेफ्टिनेंट है बंदा, राइट है ना मेरी बात। यानी कि सब सिंबल्स हैं, ठीक है। ये सब सिंबल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार इन परिवारों के ये सिंबल हैं जिनको हम यूज़ करेंगे।
आगे चल करके हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपको देखने के लिए मिले जहाँ पर ये सिंबल आपको डायरेक्ट मैथ में भी दिखाई पड़ेंगे, और जब मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगा वो चीज़ें उस टाइम पर आपको क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो उस टाइम मुझे बात रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, तो मेमोराइज रखेंगे। हाँ, रही बात, ये कंफ्यूज मत होना कि नेचुरल था इंग्लिश में तो n आ गया, होल था इंग्लिश में तो w आ गया, तो इंटीजर्स है तो i आना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। इसके लिए सिंबल क्या है, कैपिटल Z है, यानी कि Z का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्याओं के परिवार में कौन आता है जी, शून्य से लेकर के +1, +2, +3 और -1, -2, -3, ये तमाम संख्याएं जो है आती हैं। वापिस से पहले परिवार पर आते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनको मैंने कहा था कि इसका एक नियम है। इसका नियम क्या है कि ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करवाने में सक्षम होता है, वो तमाम संख्याएं इस परिवार में रखी गई थी। मैंने 2 केस कहे थे कि स्किप हो जाते हैं, जैसे कि शून्य शामिल नहीं हो सकता वस्तुओं की गिनती करवाने में, पर मैंने शून्य को कहीं ले लिया, शून्य के बारे में हम बात कर चुके। पर जो दूसरा केस था मेरा कि जी 2 के बाद में सीधा 3 क्यों आया, इसके बीच में जो संख्याएं थी वो कहाँ चली गई, और वो अभी तक 3 परिवार हम पढ़ चुके हैं, तीनों परिवार में कहीं हमें देखने को नहीं मिल रही है। वो कहाँ है वो संख्याएं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आती हैं ये संख्याएं, तो उन संख्याओं को डिस्कस करते हैं जो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में अनगिनत संख्याएं। मैं एक संख्या को पढ़ूंगा, उसके लिए कुछ नियम बनाऊंगा और वो सभी संख्याओं पर जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं 2.5 फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ अभी के लिए, कि मैंने ले लिया जी 2.5 है, मैंने एग्जांपल ले लिया 2.5 का, एक संख्या है 2.5, तो मैं इसके लिए कुछ नियम बनाऊंगा। वही नियम जो है 1 और 2 के बीच की तमाम संख्याओं के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, 1.1, 1.2, ऐसे ही 2.1, 2.2, 2.3, कुछ भी संख्या हो, चाहे 4.5, 6, 7 है जैसे कि कोई संख्या, या 7.314 है, या 22.719 है, कोई भी संख्या है, उस सभी के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा, जो इसके लिए हम अभी अभी नियम बनाएंगे। तो इस संख्या को मैंने उठा लिया फॉर एग्जाम्पल। नए परिवार पर जाएंगे, कैसे जाएंगे थोड़ा सा वेट करते हैं। 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे साथ आप लोग बताएं, क्या मैं इस संख्या को अगर 25/10 लिख दूं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी या कुछ गलती हो जाएगी? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल गलती नहीं होगी, दशमलव थी तो दशमलव हटा दिया जाए तो ये 25 बनेगा, और बटे में कौन आ जाएगा, डिवाइड बाय कौन आ जाएगा, 1 के आगे ठीक उतने ही शून्य, उतने ही जीरोज मिलेंगे जितने की डेसिमल दशमलव के दाएं हाथ में संख्याएं, राइट। 1 अंक था तो 1 0 लग गए, तो 25/10 मिल गया। इन दोनों को मैं अगर कैंसिल करना भी चाहूँ तो किस पर कैंसिल कर सकता हूँ, 5 पे कैंसिल कर सकता हूँ इसको। 5 × 5, पंजू पंजू क्या होता है 25, मज़ा आता है पंजू पंजू 25 बोलने में, ठीक है। 5 5 × 25 भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5/2 यानी कि 5 2 × 10, तो मैं लिख सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है इस संख्या के बराबर है कि नहीं? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल है, अभी तो देखा हमने, फैक्ट यहाँ तक आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस संख्या के बारे में अगर मैं कुछ पढ़ लूँ तो इसका मतलब है मैंने इसके बारे में पढ़ लिया, क्योंकि बराबर ही तो है, दोनों संख्याएं क्या आपस में बराबर है, राइट। तो इस संख्या को मैं पढ़ूंगा, इस संख्या को मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो संख्या आई है जी, ये संख्या कुछ ऐसी है जिसमें क्या है, एक बटे का निशान लगा हुआ है, डिवाइड बाय का निशान लगा हुआ है, और ऊपर कोई नंबर है, ऊपर कोई संख्या है। उस संख्या को मैं मान लेता हूं कि वो कोई पी रही होगी। वैसे जर्नली लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्मेशन है, जिसका मतलब है इस पी की जगह कोई भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। कल को यहाँ 7/3 अगर आ जाता है तो उसका मतलब होगा पी की वैल्यू 7 है, और एक संख्या कोई नीचे है, उस नीचे वाली संख्या को मैं जनरली लिख लेता हूँ कि जी वो जो है क्यू है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया कि P/Q की एक फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। पर ये जो बनी है ये अभी अभी दवाई बनी है, इस दवाई के साथ में एक परहेज जरूर लगेगा। जब भी दवाई का जिक्र होता है, आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में, उस दवाई के साथ हमेशा परहेज पैरेलली चलते रहते हैं। कोई भी अगर आपकी किसी बीमारी को लेकर के आप दवाई लेने जाते हैं, जैसे कि आपको खांसी जुकाम हो जाता है, दवाई लेने जाते हैं तो उसका परहेज होता है कि आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, आप खट्टी चीज़ों का जो है अवॉइड करें, या फिर आपको फैट हो जाती है, मोटापा हो जाता है, तो आप दवाई लेना जब स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ में परहेज जो है ऐड हो जाते हैं कि आप खट्टी तली चीज़ें नहीं ले सकते, बाज़ार की चीज़ें नहीं खा सकते, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह जो है नहीं ले सकते। फिर इन दैट केस वो क्या है, वो परहेज चल रहे हैं। तो ये एक दवाई तैयार की है हमने,
नए परिवार के लिए नियम भी कह सकते हैं। इसका एक परहेज है। इसका परहेज क्या है वो इंटरेस्टिंग है कि जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या कौन होगी, क्यों होगी, वो कभी भी जो है शून्य के बराबर नहीं हो सकती। मैंने इक्वल का निशान लिखा और इस इक्वल के निशान को मैंने क्या कर दिया, बीच से काट दिया। मतलब क्या है, क्यू जो है शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, देखिए, अगर आप किसी भी संख्या के डिवाइड बाय शून्य कर देते हैं, बटे में 0 कर दे जाते हैं, तो वो इनफाइनाइट या इनडेफिनेट फॉर्म में चला जाता है, यानी कि अपरिभाषित या अनगिनत या अनिश्चित फॉर्म में वो जो है चला जाता है। और अगर कोई चीज़ अपरिभाषित हो, कोई चीज़ अनिश्चित हो, तो उसको हम मैथ में तो नहीं रख सकते। मेरी बात आ रही है समझ में? अपरिभाषित है, परिभाषा अगर नहीं है तो उसको यहाँ नहीं रखा जा सकता। अनिश्चित है, वो ऑलरेडी निश्चित ही नहीं है, अनिश्चित है, वो इनडेफिनेट है वो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इस पार्ट में तो नहीं रख सकते, मैथ में तो नहीं रख सकते। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए क्यू की वैल्यू जो है कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकती। अब जैसे इसके साथ अगर कंपेयर करना हो तो पी की वैल्यू कितनी है जी 5, और क्यू की वैल्यू जो है क्या है 2, और ये जो 2 है वो शून्य के बराबर नहीं है, यानी कि इस संख्या ने ये दवाई खा ली, इसका परहेज भी नहीं टूटने दिया। और ये संख्या अगर ऐसी है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या भी फिर वैसी ही है, यानी कि 2.5 क्या है, एक पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म बनाने का मतलब क्या हुआ कि एक नई फैमिली, एक नया परिवार बन गया। इस परिवार को हम क्या कहेंगे, जो अभी परिवार बना है, जो परिवार भी, जो भी संख्या इस नियम को मानेगी, इस नियम को अप्लाई करेगी और इस परहेज को कायम रखेगी, वो तमाम संख्याएं एक ऐसे परिवार में रख दी जाएगी जिसका नामकरण रखा जाएगा परिमेय संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो एक नया परिवार बन गया जी अपने पास में, जिसको हमने क्या नाम दिया, परिमेय संख्याएं। क्या नाम दिया जी, परिमेय संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स, जिसको आप डिनोट करवाएंगे कैपिटल क्यू से। ठीक है, कैपिटल क्यू से डिनोट करवाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। 4 परिवार अपने बन चुके हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आगे चलें, मैथ का एक नियम, हिंदी भाषा का एक नियम होता है। हिंदी में आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ा भी होगा, हिंदी में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि एक चीज़ होती है उपसर्ग नाम से, उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको आप ऐसे कर देते हैं कि वो जो चीज़ है अगर किसी शब्द के साथ जोड़ दी जाती है तो उसका मतलब जो है, उसका अर्थ जो है वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है ना। आपने ज़रूर वो चीज़ पढ़ी होगी, उपसर्ग या प्रत्यय। जैसे एक उपसर्ग होता है ए, और वो ए उपसर्ग क्या करता है, किसी शब्द के साथ जुड़ करके उस शब्द का एकदम विपरीत अर्थ बना देता है। जैसे कि कोई शब्द आपने लिया, जन्मा, जन्मा के साथ तो आ जुड़ेगा ना, आ जन्मा, ए जन्मा। चलो दूसरा वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है हिंदी में, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया हित। अगर इसके साथ मैं ए जोड़ देता हूँ, ए जोड़ने से पहले ये क्या था, एक शब्द था हित। हित का मतलब क्या होता है, किसी का भला करना या भला, राइट। अगर इसके साथ में ए जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब एकदम अहित हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा, भला नहीं, विपरीत हो जाएगा। यानी कि जो हित है वो अहित नहीं है, और जो अहित है वो हित नहीं है। यानी कि दोनों क्या है, एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो हित में होगा वो अहित में नहीं हो सकता, और जो अहित में होगा वो हित में नहीं जा सकता। कोई एक ही समय पर कोई एक ही आपका एक्शन हित और अहित दोनों में जो है नहीं जा सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? इस ए उपसर्ग का मतलब ज़्यादा डिटेल में आपको हिंदी के जो अपने अभिमन्यु शास्त्री सर हैं वो आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। मेरा सब्जेक्ट जो है, मैं सिर्फ अगले परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ कि आपको वो परिवार जो है एक बार समझ में आ जाए। अब जो नया परिवार बनेगा उसका नाम क्या है, जो अभी आपने लास्ट परिवार पढ़ा उस परिवार का नाम क्या है जी, परिमेय संख्याएं हैं, राइट है मेरी बात। अभी लास्ट परिवार परिमेय संख्या है। तो अगर इस परिमेय संख्याओं के साथ में मैं ए उपसर्ग का प्रयोग कर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या मेरा बोलने का मतलब क्या होगा कि वो संख्याएं जो नहीं है परिमेय,
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अप्रिमेय जो नहीं है प्रिमेय, यानी कि कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो इस परिवार में ना जाए। अगर इस परिवार में कोई संख्या जो है नहीं जाती है तो वो इस परिवार में आ जाएगी, और कोई संख्या अगर ऐसी है जो इस परिवार में है तो वो इस परिवार में जो है नहीं जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। यानी कि कोई ऐसी संख्या जो परिमेय है तो वो अप्रिमेय नहीं हो सकती, और जो अप्रिमेय है वो परिमेय नहीं हो सकती। क्लियर होगी मेरी बात। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जी कोई संख्या परिमेय ना हो? थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी तक जो आपने 4 परिवार पढ़े हैं, इनमें मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे। यहाँ देखते रहें आप। ये मेरे 4 परिवार थे, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी फिर, ठीक है। ये 4 परिवार थे। कोशिश करते हैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि एक संख्या है 4। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये संख्या नेचुरल परिवार में, नेचुरल संख्याओं के परिवार में जाएगी, प्राकृतिक संख्याएं, या ये होल नंबर में जाएगी या नहीं जाएगी? क्या ये पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सॉरी, इंटीजर्स में जाएगी? क्या ये संख्या परिमेय परिवार में जाएगी कि नहीं जाएगी? एक एक को देखते हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये संख्या बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर ये है। 4 इज ए नेचुरल नंबर। वाई? बिकॉज इट इज़ कैपेबल टू काउंट थिंग्स। ये वस्तुओं की गिनती करने में सक्षम है, तो ये प्राकृतिक संख्या का हिस्सा है। और हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या अवश्य होती है, इसका उल्टा नहीं हो सकता। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। एवरी होल नंबर इज नेवर ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, आप इस परिवार का कोई भी मेंबर उठा करके लाएं, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। पर क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो है इस परिवार में जा सकती? मेरे कहने का मतलब कि इस परिवार का अगर पहला ही मेंबर देखा जाए तो वो यहाँ नहीं जा सकता। इसका मतलब जो संख्या यहाँ यस कर गई वो यहाँ यस जरूर करेगी। क्लियर है? तो ये होल नंबर भी होगी। और क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि पूर्णांक संख्याएं जब मैंने लिखी थी तो वहाँ +1, +2, +3 ऐसे करके संख्याएं डाली गई थी। तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी? ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये दोनों बातें जो है परस्पर बराबर होंगी। और इस बराबर होने का मतलब क्या है? जो नियम यहाँ लगेगा वो नियम यहाँ लगेगा, जो नियम यहाँ लगेगा वो नियम यहाँ लगेगा। बराबर का निशान आ गया। बराबर का मतलब क्या है? तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, राइट। अब अगर पॉजिटिव आ गया, कोई सिंबल आ गया, कंप्लीट नंबर है, तो इसका मतलब वो इंटीजर है, कोई समस्या नहीं। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं, अगले परिवार की तरफ देखते हैं। क्या ये एक परिमेय संख्या है? थोड़ी देर आप सोच लें, 1-2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके सोचें आप, क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? देखिए, ये जो 4 है एक परिमेय संख्या है। कैसे है जी? मैंने तो कहा था कि परिमेय संख्याएं वो होती जो अपने आप को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, और जहां Q क्या है जो है शून्य के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो ये कैसे चली गई जी परिमेय संख्या में? देखिए, मैं आपको अगर ऐसा कहूँ कि जी 4 = 4 / 1/1 लिख लिया, तो क्या कोई फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 4 के बटे में 1 करने से 4 ही रहेगा। वो यूँ समझ लें कि अगर आपके, मान लेते हैं आपके घर पे 4 रोटियां रखी हैं और एक गेस्ट आ जाता है, और आप चाहते हैं कि मैं बराबर बराबर बांट दूं गेस्ट्स को, मेहमानों को। तो 4 रोटियां एक गेस्ट के अमंग, एक गेस्ट के बीच में आप कितनी बांटेंगे? तो उसको कितनी मिल जाएंगी? 4 की 4। यानी कि 4 को 1 से डिवाइड करें तो कोई प्रभाव उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। 1 तो अगर किसी भी संख्या को डिवाइड करता है तो आपको ये बात ऑलरेडी मेरे ख्याल से पता होगी। 1 से किसी भी संख्या को अगर आप भाग करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलता है, वो एज इट इज़ रहता है, उसके एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट है जी बात। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ P/Q के साथ, तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं जी। P की वैल्यू कितनी होगी? 4। Q की वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर। और क्या जो Q है वो 0 के बराबर है?
यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी है 1, क्या 1 शून्य के बराबर है? कतई नहीं है, यानी कि इसने ये दवाई भी खा ली, ये परहेज भी नहीं टूटने दिया, जिसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना अब कि ये जो संख्या है ये P/Q के फॉर्म में है। और अभी मैंने कहा अगर बराबर का निशान आ गया, इसने कोई बात मान ली तो इसका मतलब है इसने भी मान ली, बराबर है ना भाई वो। तो 4 क्या है, वो एक P/Q की फॉर्मेशन में है, इसका मतलब दिस इज ए रेशनल नंबर। 4 एक प्रीमिय संख्या है, कोई समस्या नहीं है। चलो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये चारों परिवार एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर हम अगले परिवार की तरफ कूच कर सकें। देखिए मान लेते हैं मेरे सामने एग्जाम्पल था -13 -13। तो पहली बात, प्राकृतिक संख्या है क्या ये? आपका जवाब होगा कि जी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वस्तुओं की गिनती नहीं करवा सकती, और जो संख्या यहाँ नहीं आई वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। एक ही संख्या है जो यहाँ ना आए और यहाँ आ जाए, वो है 0, और ये तो 0 नहीं है। ठीक है जी बात। अगली बात, क्या ये एक पूर्णांक है? इज -13 एन इंटीजर? यस और नोट? ऑफ कोर्स इट इज, बिल्कुल है। ये तो नेगेटिव लगा हुआ है, कंप्लीट नंबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको कि ये तो जी एक पूर्णांक संख्या है, इस परिवार में चली जाती है। अगली बात देख लेते हैं, यहाँ के लिए थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करते हैं कि -13 इस फैमिली में जाएगा कि नहीं जाएगा। इस फैमिली से मेरा मतलब है रेशनल, यानी कि प्रीमिय संख्या है कि नहीं है। देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। -13 को एक बात बताएं मेरे को आप, अगर मैं इस -13 का मतलब ऐसे लिख लेता हूँ -13 डिवाइडेड बाय 1। थोड़ा सा मैं एक बार टॉपिक से थोड़ा सा अलग बात बता देता हूँ, हो सकता है आप लोगों में से किसी का ये कन्फ्यूजन ना हो और धीरे धीरे चलते हुए वो आगे आपको और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तो बेसिक सी बात है, अगर इस -13/1 को ऐसे लिखा जाता 13/-1, या इसको ऐसे लिखा जाता 13/1 और ये नेगेटिव बिल्कुल बीचों बीच लगा होता, तो इन तीनों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। ये तीनों जो है बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बस थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि जी 13/1 जो है एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, और इस भिन्न को एक संख्या मान करके बाहर नेगेटिव लिख दिया गया। अब ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे, इस नेगेटिव को चाहे आप इसके साथ लगाएं या इसके साथ लगाएं या दोनों के साथ ना लगा करके इसको बिल्कुल बीचों बीच रख दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब बराबर है। अब आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस से। मेरा क्वेश्चन था कि -13 जो है अगर ऐसे लिखा जाए तो क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? आपका जवाब होगा कि जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। -13 का मतलब क्या होगा, यूँ कह लें, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे कर्ज होता है, ऋणात्मक यानी कि कर्जा है। मान लेते हैं किसी के पिताजी के ऊपर 13 लाख रुपए का कर्जा है, खुदा ना करे ऐसा हो, मान लेते हैं फिर भी कि किसी के पिताजी के ऊपर 13 लाख रुपए का कर्जा है, तो हम क्या बोलेंगे उसका बैंक बैलेंस कितना है? -13 लाख। पॉजिटिव तो नहीं कह सकते ना, उसके खाते में नहीं है वो, उसके खाते में अगर आए तो 13 लाख कट जाएंगे, नेगेटिव में है वो। समझ में रहे हो मेरी बात? जैसे पहले अगर आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम पहले मोबाइल यूज़ किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। जो बैलेंस होता है मोबाइल का, मेन बैलेंस होता है, वो बैलेंस नेगेटिव में चला जाता था। जैसे कि आप लोगों ने 50 रुपये का रिचार्ज करवाया, उसमें मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको 45 रुपये आपके अकाउंट में, मेन अकाउंट में इकट्ठा हो गए, स्टोरेज हो गई। आपने जैसे बात करना स्टार्ट की, आपकी वो कॉल चली गई मान लेते हैं 47 रुपये की, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, तो 47 रुपये की आपने बात कर ली। अकाउंट में पैसे कितने थे? 45। अब आपका अकाउंट क्या शो करता था? मेन बैलेंस, अगर आपने थोड़ा सा याद हो तो -2 रुपीज़ शो करता था। अगला आप जैसे रिचार्ज करवाने जाते थे 50 रुपये का, फिर से आपने रिचार्ज करवाया, 45 रुपीज़ आने थे, कितने रह जाते हैं? 43 रह जाते हैं। क्लियर? मान लेते हैं किसी के पिताजी के ऊपर 13 लाख रुपए का कर्जा था और उसका एक ही लड़का है, तो उसको विरासत में क्या मिलेगा? हम कहेंगे कि जी -13 को 1 से डिवाइड करो तो उसको क्या मिल जाएगा? वही 13 लाख रुपए का कर्जा मिल जाएगा। अगर 2 लड़के होते तो 6.5 लाख रुपए का कर्जा रहता, पर हमने किससे डिवाइड किया है? 1 से। मैं कह सकता हूँ ना कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब जो बातें इसके ऊपर अप्लीकेबल होंगी वो इसके ऊपर अप्लीकेबल होंगी। अगर मैं इसको अब कंपेयर करना चाहूँ P/Q के साथ, तो P की वैल्यू कितनी है जी? -13 है। Q की वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर है। और क्या जो Q है वो 0 के बराबर है?
क्या ये जो 1 है वो शून्य के बराबर है? कतई नहीं है। तो इसने दवाई भी खा ली, इसने परहेज को भी फॉलो किया, तो मैं कह सकता हूँ ना कि दिस इज ए रैशनल नंबर, यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये इसी के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि -13 क्या है? अपना एक रेशनल नंबर है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इन चारों परिवार के ऊपर डिस्कस करेंगे, और बेस्ट एग्जाम्पल होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो संख्या है 0, 0, यहाँ लिख लेते हैं 0। देखिए क्या किया जाए क्या ना किया जाए, डिस्कस करते हैं। क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? क्या ये वस्तुओं की गिनती करवा सकती है? 0 पेन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, वस्तुएं गिनती नहीं करवाती, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगली बात, पूर्ण संख्या की तो शुरुआत ही इससे हुई थी, आप लोगों को मेमोराइज होगी वो बात। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल बीचों बीच कौन था अपना? बिल्कुल बीचों बीच किसको रखा है हमने? 0 को ही रखा था। यहाँ पर भी 0 था, यहाँ नहीं था। राइट है जी बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस बात को। अब अगला परिवार आता है कि क्या ये एक रेशनल नंबर, क्या ये एक परिमेय संख्या का हिस्सा होगा? वहाँ के लिए मैं लिखा था P/Q के फॉर्म में हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। राइट है ना ये बात? इतना सा हमने जाना था इस परिवार के बारे में। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0, 0 बराबर है, मैं 0/1 लिख लेता हूँ। दोनों बराबर हैं। कैसे? मान लेते हैं किसी के पिताजी के पास, जैसे अपने हरियाणा में जो सिस्टम चलता है अपना चला कर भाई किल्लियाँ का ज़मीन का, कितने एकड़ ज़मीन है। मान लेते हैं किसी के पिताजी का एक ही लड़का है और उसके पिताजी को जो है 0 किल्ले आते हैं, एक भी किल्ला नहीं आता कहने का मतलब। और जब वो ज़मीन बांटने लगेगा तो उसके लड़के को कितनी ज़मीन मिलेगी? वही 0 किल्ला, वही 0 एकड़ ज़मीन मिलेगी उसको। कहने का मतलब उसका बाबू का तो कुकरे हो गया होगा, इस थोड़ा का तो कतई नहीं रिश्ता होना भाई, जे नहीं नौकरी लग गया तो 0 इसका बाबू ना हो तो 0 किल्ले ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 0 को डिवाइड बाय 1 कर दें तो कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा। देखिए 0 तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इसको तो 2 से डिवाइड कर दें ना तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 से भी कर दें, 4 से भी कर दें। कहने का मतलब ये है इट इज़ एन यूनिवर्सल डिविडेबल नंबर। ये तो एक ऐसी संख्या है जिसको दुनिया की किसी भी संख्या से भाग कर दो, हर एक संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है? जैसे कि संख्या है 12 है, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें ना कंप्लीटली किससे होगा? 1 से होगा, और 1 से है तो 12 से भी होगा, 2 से होगा और 2 से होगा तो 6 से भी होगा, 3 से होगा और 3 से होगा तो 4 से भी होगा। पर इन 6 संख्याओं को छोड़ करके क्या आप कोई 7वीं संख्या मुझे बता सकते हैं जिससे ये 12 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? नहीं होती, ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। पर 0 इकलौती ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या को उठाओ उससे डिवाइड करो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी इसके साथ जुड़ता है कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी संख्या है जो अपने आप से डिवाइड नहीं हो पाती, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी संख्या को आप उठाएं वो अपने आप से हमेशा डिवाइड होती। जैसे कि 7 है, वो हमेशा अपने आप से डिवाइड जरूर होती मिलेगी। डिवाइड कितना आ जाएगा? क्वोशंट भागफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे कि 9 है, 9 को भी अगर आप खुद से भाग करें तो 1 आ जाएगा। पर 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उस बात को छोड़ देते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 0 को जो है अगर आप 1 से डिवाइड कर देते हैं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा। राइट है ना मेरी बात? तो मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ? 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 को मैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 लिख सकता हूँ। कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये उसी के बराबर रहेगा। मैंने यहाँ से उठा लेते हैं, मान लेते हैं इसको उठा लिया मैंने और मैं इसको ले गया P/Q के साथ कंपेयर करने के लिए। तो आप एक बात बताएं मेरे को, अब P की वैल्यू कितनी हो गई? 0। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और क्या ये जो Q है, Q की वैल्यू कितनी है जी? Q की वैल्यू 1 है। क्या ये 0 के बराबर है? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल नहीं है। तो इसने दवाई भी खा ली और जो Q बराबर है नहीं होना चाहिए 0 के, वो परहेज भी इसने कायम रखा। तो ये कैसी संख्या हो गई? ये एक परिमेय संख्या हो गई। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जी Q एक रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? P की वैल्यू 0 हुई है, P की वैल्यू 0 हुई है, पर Q के बारे में अपने परिवार का कोई स्टेटमेंट नहीं था। इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि जी Q 0 नहीं होना चाहिए, P जो है 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। Q के ऊपर है अपनी स्टेटमेंट। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप? राइट। अभी के लिए ये हुए एग्जाम्पल्स अपने जो कि हमने डिस्कस किए कि ऐसे जो है
जितनी भी मैंने संख्याएं ली हैं वो हो सकता है कोई यहाँ यस ना कर पाई हो, जैसे कि ये संख्या यस नहीं कर पाई थी। कोई संख्या हो सकता है यहाँ पर 9 कर गई, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या 9 कर गई थी। कोई संख्या हो सकती है यहाँ पर 9 कर जाती, जैसे कि मैं 13/2 ले लेता, फॉर एग्जाम्पल 13/2 ले लेते अगर, तो वो एक नेचुरल संख्या नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, परिमेय जरूर है, क्योंकि पी की वैल्यू 13 है, क्यू की वैल्यू 2 है, और ये क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। तो ये संख्या यहाँ आकर के जो है इंटीजर्स में आकर के 9 कर गई, सॉरी यहाँ आकर के जो है वो 9 कर जाती है, पर यहाँ आकर के यस कर गई। मेरे कहने का मतलब ये है, कितनी भी आप संख्या इमेजिन कर लो, वो यहाँ आकर के हमेशा यस करती है, हमेशा। हो सकता है वो पहले के 3 के परिवारों में कहीं ना बैठे, पर यहाँ आकर के जरूर बैठ जाएगी। राइट है ना मेरी बात? उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे हो। तो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि जी परिमेय ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो परिमेय नहीं है, उसी को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। राइट है ना मेरी बात? तो अब उस चीज़ के ऊपर आते हैं कि जी अपरिमेय संख्याएं कैसी होंगी। फिर वो अपरिमेय संख्याएं जो है वो कैसे काम करेंगी, उनके ऊपर अपन डिस्कस जो है अब करेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं वो होंगी जो रेशनल नहीं होंगी, यानी कि इर्रेशनल संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, जिसको आप डिनोट करवाएंगे कैपिटल आई से। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करवाएंगे? कैपिटल आई से डिनोट जो है करवाएंगे। अब ऐसा पहली बार हो रहा है अपने साथ कि हमने कोई जो है फैमिली तो बना दी, परिवार तो हमने बना दिया, पर अभी तक इसमें कोई संख्या हमने रखी नहीं है। राइट है ना जी बात? अभी तक कोई संख्या इसमें लिखी नहीं है। ये क्या हो रहा है? अभी तक जितने भी परिवार बनाए थे, अगर आपने मेरे साथ आप बने रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैंने पहले परिवार को भर दिया फिर नाम दिया, परिवार को भर दिया फिर उसको नाम दिया, पहले परिवार को भर दिया फिर नाम दिया, पहले परिवार भरा गया फिर नाम दिया गया। पर ऐसा पहली बार हो रहा है 17-18 सालों में कि परिवार का नाम आ चुका है, परिवार में कोई संख्या नहीं आई है। और थोड़ा सोचना भी मुश्किल होगा कि ऐसी संख्या कहाँ से लेकर के आए जो अपरिमेय हो, इरेशनल हो, पी बाय क्यू के फॉर्म में ना हो। तो वहाँ की जो संख्याएं होती है, सबसे पहले एक बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे जिसको हम बोलते हैं जी पाई। सुनने के बाद में अगर कोई इस दुनिया में इंटरेस्टिंग संख्या है तो वो सिंबल अगर कोई है तो वो है पाई। देखिए ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। एस्टेट या टेट के जैसे रीट वगैरह हो गए, इन क्वेश्चन इन एग्जाम में तो ना डायरेक्ट ये बात पूछी जाती है कि पाई निम्नलिखित में से कैसी संख्या है, परिमेय है कि नहीं है, अपरिमेय है कि नहीं है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पर याद रहे, आप लोगों ने हो सकता है कि पाई के लिए पाई के लिए 2 वैल्यूज़ अपनी लाइफ में देखी होगी। पहली होगी वो पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू आपने देखी होगी 22/7, और दूसरी हो सकता है आपने देखी हो 3.14, और एक और पाई की वैल्यू होती है जिसको हम ज्योमेट्रिकल पोर्शन के अंदर यूटिलाइज करेंगे, 180 डिग्री पाई को बोला जाता है। ठीक है, वो बात की बातें हैं, पर अभी के लिए हम अर्थमेटिक जो है कवर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 ऐसा हमने पढ़ा है। पर अगर आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है तो आप लोगों ने गलत पढ़ा है। पाई की वैल्यू ये नहीं होती है। देखिए ये पाई के लगभग मान होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ ये लिखना गलत होगा, ऐसे लिखना गलत होगा, ऐसे लिखना गलत होगा कि पाई बराबर है। देखिए ये बात ऐसे लिखी जानी चाहिए थी कि पाई का लगभग मान है, तो पाई लगभग बराबर है। देखिए लगभग के लिए ये सिंबल यूज होता है, और 22/7 ऐसा लिखना सही होता है। पाई के बराबर में लगभग मान 3.14 होता है, ऐसे लिखना सही होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए पाई जो सिंबल है वो हमने लिख दिया अपरिमेय में, और इन दोनों परिवारों की आपस में इतनी फाइट है कि कोई मेंबर अगर इस फैमिली में गया तो वो यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ आया तो वो यहाँ नहीं जा सकता। पर अगर ऐसा होता, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आपकी बात सत्य मान लेते हैं कि जी पाई बराबर होता है 22/7 के लगभग बराबर नहीं होता है। तो पाई अगर 22/7 के बराबर है तो जो पाई के ऊपर रूल लगेगा वही रूल कहाँ लगना चाहिए? 22/7 पे। पर 22/7 को मैं जब कंपेयर करने लगता हूँ पी बाय क्यू फॉर्मेट के साथ, तो पी की वैल्यू कितनी 22, क्यू की वैल्यू कितनी 7, और ये 7 शून्य के बराबर है नहीं। तो ये फैमिली मेंबर तो फिर परिमेय संख्या का बन गया। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए? बराबर है अगर, तो ये भी तो परिमेय होनी चाहिए। पर पाई तो क्या है जी? अपरिमेय है। यही बात इसको थोड़ा सा अलग कर देती है।
पाई की अगर बात की जाए, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, पाई की अगर बात की जाए, सिंबल की अगर बात की जाए तो वो होती है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर होता है ये। पर अगर बात की जाए इस वैल्यू की 22/7 की, तो ये 22/7 जो है वैल्यू वो कहाँ जाएगी, वो इस फैमिली के अंदर जाएगी, यानी कि 22/7 हो चाहे वो 3.14 हो, वो दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे जी, वो दोनों के दोनों जो है इसके अंदर जाएंगे वो। पर अगर पाई सिंबल की बात हो तो वो कहाँ जाएगा जी, वो इसके अंदर जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आप ये बात को समझ पा रहे होंगे। अब लगभग बराबर होने में और एग्जैक्ट बराबर होने में जो है दिन रात का अंतर होता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। कभी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, कभी टैट का अगर मैंने कोई यहाँ से बैच स्टार्ट किया जाता है लीजो ऐप के ऊपर, तो उसके अंदर मैं और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करवाऊँगा। पर अभी के लिए बस ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है भैया, अगर आपसे पूछा जाता है कि 22/7 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे कि जी परिमेय है। अगर आपसे पूछा जाता है 3.14 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे परिमेय है, रेशनल नंबर है दोनों। पर आपसे अगर सिंबल, इस पाई सिंबल के बारे में कभी पूछ लिया जाता है कि ये कैसी संख्या है, तो आपका जवाब रहेगा अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर वो है। अब अपरिमेय संख्या में और कौन कौन आ सकता है, देखिए मैं पहले एग्जांपल से इसको भर देता हूँ। वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, मैं ये सब लिख लेता हूँ। वर्गमूल 4 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 6 है, स्क्वायर रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अप टू सोन कोई भी संख्या और भी इस परिवार के अंदर ऐड की जा सकती है। अगर आप थोड़ा सा कभी वर्गमूल निकालने की कोशिश करें तो देखिए ऐसा होता है, वर्गमूल 2 को जैसे ही आप सोल्व करने लगे, यहाँ 1 पे गया कि 1 गुणा 1 हो गया जी 1, और यहाँ 1 चढ़ गया, 1 और 1 का जोड़ यहाँ अब 2 आएगा, कोई सेम संख्या यहाँ रिपीट होगी, 2 में से 1 गया 1 हो गया। और अब ये संख्या खत्म हो चुकी थी, इसका मतलब इसके आगे अनगिनत शून्य तो है ही, वो जोड़े में उतरती, आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी। तो 2 0 मैंने उतार लिए, 0 0 हो गया। जैसे ही संख्या खत्म हुई, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 को रिपीट कर दिया। 2400 का कितने होते हैं, 24 4 जा 96 होते हैं, है ना, मेरी बात क्लियर होगी। तो ये कितना बच गया जी, 4 बच गया। अब आगे फिर बढ़ाएंगे इसको, 00 यहाँ उतार देंगे, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ जो है अब 24 और 4 का जोड़ जो है 28 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ 4। अब आगे कौन आएगा, ये पता करने के लिए आपको इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जैसे कि यहाँ 1 आएगा, 281 गुणा 1 281 होगा। फिर ऐसे इसको सोल्व करेंगे, आगे कौन आएगा, इस यहाँ तो चलो 1 आ गया, पर आगे कौन आएगा, फिर उससे आगे कौन आएगा, ये पता करने के लिए आपको इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। सोल्व ही करना पड़ेगा बोलने से क्या मतलब है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सोल्व ना करना पड़े? हाँ जी बिल्कुल होता है। कैसे होता है, देखिए आप, जैसे कि आप मान लेते हैं 10 को 9 से डिवाइड करवाते हैं, कितने पे गया जी, 9 1 कम 9, 9 1 जा 9। संख्या खत्म हो चुकी है, डेसिमल लग जाएगा। रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 9 1 कम 9, 10 में से 9 गया 1, और 1 के आगे 0 लग जाएगा फिर से। 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। ये ऐसा कभी खत्म होगा क्या, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। खत्म कब होता है, जब रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है 0 हो जाता है। तो मैं इसी चीज़ को क्या लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ 1.1 बार। मेरी बात आपको क्लियर होगी मेरे ख्याल से। तो ये 1 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है कि ये बार बार आ रहा था। देखिए अब आपको पता है दशमलव के बाद दाएं हाथ को पहला अंक कौन आया, 1, दूसरा अंक कौन आया 1, तीसरा अंक कौन आया 1, 7वां अंक कौन होगा, आपके पास अब जवाब है, यहाँ नहीं है, यहाँ आपके पास जवाब नहीं है। ये जवाब पता करने के लिए आपको इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा मैनुअली। एक एक चीज़ आपको सोल्व, कंप्यूटर में भी डाल दोगे ना तो वो अनगिनत संख्याएं लिख देगा, और वो एक ऐसे पैटर्न में होंगी जिनके आप ऊपर बार नहीं लगा सकते। देखिए अगर एक पैटर्न बन जाए तो वहां तक हम बार लगा देते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 14.257 और 7 1 के ऊपर मैंने बार लगा दी। इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन पता है कैसे एक्सपेंड होगी, कैसे खुलेगी, 14.25717171717171 रिपीट हो जाएगा। मतलब हमें पता लग गया कि जी 7 1 के बाद में अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें कौन आएगा का जवाब मिल गया। जैसे कि यहाँ पर अगला अंक अब कौन आएगा, 7 आएगा, उससे अगला कौन होगा 1, उससे अगला 7, उससे अगला 1, उससे अगला 7, उससे अगला 1, ऐसे हमें पता लग गया। यहाँ पर भी पता लग गया। जहां पता लग जाता है, यूं कह लो जहां बार लग जाता है,
वो जो है संख्या वो जाती है परिमेय के परिवार में, यानी कि रेशनल फैमिली में। पर जहां नहीं पता लगता कौन आएगा, ये पता करने के लिए हमें सोल्व करना पड़ता है। दूसरी और खतरनाक बात कि यहाँ कभी भी ऐसा पैटर्न आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए आप इस सिंबल को यूज कर सको, बार को, कि जी बार लगा दे, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। वर्गमूल 2 को ना आप सोल्व करने लग जाओ और जिंदगी भर सोल्व करते रहो। जैसे आपका बच्चा पैदा हो आप उसको बोल देना कि मैथ के सर ने ऐसा ऐसा बोला था, पैटर्न नहीं बन सकता, तो एक काम कर जिंदगी भर तू भी सोल्व करता रहे। आपकी पीढ़ियां बीत जाएंगी पर कभी भी आपको एक ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा जिसके बाद आप कह सके कि जी इसके ऊपर बार लग जाएगा और यही अपने आप को रिपीट करेगा। कभी भी वो रिपीट नहीं करेगा, कभी डेफिनेट पैटर्न नहीं बनाएगा, संख्याएं कभी खत्म भी नहीं होगी, चलता रहेगा। चलता तो ये भी रहा है, चल तो ये भी रहा है, पर यहाँ भी पैटर्न है, यहाँ भी पैटर्न है, यहाँ कभी पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो ये जो अब संख्या जो यहाँ मिला है, ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन क्या था, ये वर्गमूल 2 था। अब ऐसी कोई पैटर्न हमें मिल जाती है, कोई ऐसी संख्या मिल जाती है जो कभी ख़त्म भी नहीं होती है और जहाँ कभी कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो वो तमाम संख्याएं किस परिवार का हिस्सा बनती हैं जी, वो अपरिमेय संख्याओं का हिस्सा बनती हैं। वर्गमूल 3 को भी अगर आप सोल्व करने कभी जाएंगे तो आपके साथ यही फिर से हैपन होगा, यानी कि आप उसको भी कभी फिक्स आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो भी कहाँ जाएगा जी, अपरिमेय के परिवार में ही चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर होगी। अब वर्गमूल 3 पर वर्गमूल 4 के बारे में क्या है, ये तो खत्म हो गया। वर्गमूल 4 की वैल्यू आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से पता होगी। वर्गमूल 4 कितना होता है, 2 के बराबर होता है। ये तो खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। तो ये तो अब ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ और 2/1 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ P/Q के साथ। P की वैल्यू कितनी है 2, Q की वैल्यू कितनी है 1, और Q अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये इसने तो दवाई भी खा ली, परहेज भी नहीं तोड़ा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इस परिवार में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। आपका जवाब होगा जी बिल्कुल चला जाएगा। अगर ये चला गया तो ये चला गया, क्योंकि ये बराबर है, और ये चला गया तो ये भी चला गया, और अगर ये चला गया तो इसको इस परिवार से हटा दिया जाएगा। यानी कि वर्गमूल में रखी कोई भी संख्या हो, जैसे कि 25 है, तो आप मेरे को ये बताएं कि ये परिमेय होगी या अपरिमेय। वर्गमूल 25 सीधे सीधे किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है, और 5 किसके बराबर होगा, 5/1 के बराबर होगा। और इसको कंपेयर किया जा सकता है P/Q के साथ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसलिए ये कैसी संख्या है, परिमेय। तो ये भी क्या है, परिमेय। तो ये भी क्या है, परिमेय। यानी कि ये जो संख्या है अपरिमेय में ना जा करके परिमेय के परिवार में जाएगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। पर अगर वर्गमूल 26 होता तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसका मतलब वो कहाँ जाएगा, वो जो है अपरिमेय के परिवार में जाएगा। ठीक है, देखिए हमने 5 परिवार बना लिए। अभी तक कितनी फैमिली अपनी बनी है, 5 फैमिली जो है बन चुकी है। पहली थी प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी क्या थी, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। यहाँ तक की 5 फैमिली उम्मीद करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब जो है छठा परिवार लेकर के आ रहे हैं, उस छठे परिवार के लिए कुछ भी नहीं करना। अभी तक हो सकता है आपका दिमाग यहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च हुआ हो। छठे परिवार को बहुत आसानी से हम पढ़ लेंगे। वास्तविक संख्या उनको बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे रियल नंबर्स। डिनोट करवाने के लिए कैपिटल R को सिंबलाइज करते हैं। होता क्या है, जितने ऊपर के 5 परिवार है ना मेरे भाई, उन सभी 5 परिवार में से किसी भी संख्या को उठाओ, वो वास्तविक संख्या हमेशा होती है, वो हमेशा ही एक रियल नंबर होती है। चाहे आप किसी भी परिवार की कोई भी संख्या उठा लो। मेरे कहने का मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं, सभी पूर्ण होल नंबर्स, सभी इंटीजर्स पूर्णांक, सभी परिमेय रेशनल, सभी अपरिमेय इरेशनल, इन फैमिलीज को इकट्ठा अगर कर दिया जाए या इनमें से किसी भी संख्या को उठाया जाए तो वो किस में रखी जाती है, वास्तविक संख्याओं में। नंबर सिस्टम को पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ टीचर स्टार्टिंग ही यहाँ से करते हैं कि नंबर 2 तरह के होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक, और फिर वास्तविक में जाकर के वो उनको अलग अलग डिवाइड करते हुए चलते हैं कि भिन्नात्मक है, दशमलवात्मक है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अब कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से यहाँ से अगर उठाया जाए तो आपको ये बातें अब मेमोराइज हो जाएंगी, अच्छे से समझ आ जाएंगे, बल्कि अंडरस्टैंडेबल है। अब चीज़ें मेमोराइज करना गलत होता है मैथ में, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपसे पूछा जाए वर्गमूल 17 कैसी संख्या है, वर्गमूल 17 कैसी संख्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल, होल नंबर है, पूर्ण, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, वस्तुएं गिनती नहीं कर सकती, नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, परिमेय भी नहीं है, अपरिमेय है। पर अगर मेरा क्वेश्चन होता कि रियल है कि नहीं है, बिना देखे टच कर दो, जो इन 5 परिवार में से किसी भी एक जगह यस बोल गई ना, वो यहाँ हमेशा यस बोलती है।
यूँ समझ लो यार, आप इस बात को ना आप यूँ समझ लें कि मान लेते हैं जो मैंने 5 ऊपरी परिवार लिखे हैं ना, वो अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये भारत है। फिर अगर ये स्टेट्स है ना तो ये कंट्री है। कोई हरियाणवी हो वो भारतीय हमेशा होगा, कोई बिहारी हो वो भारतीय हमेशा होगा, कोई राजस्थानी हो वो भारतीय हमेशा होगा, कोई मराठा हो वो भारतीय हमेशा होगा, कोई मान लेते उत्तर प्रदेश से है तो वो भारतीय होगा, कोई छत्तीसगढ़ी है, कोई हिमाचली है, कोई जम्मू से है, कोई कश्मीरी है, कोई कहीं से भी है, पर भारतीय जरूर होगा। यानी कि ये अगर स्टेट्स हैं तो ये इनका कंट्री यानी कि इनका देश है, ये भारत है। उम्मीद करता हूँ ये 6 की 6 फैमिलीज आपको क्लियर होगी। अब फिर से जैसे यहाँ परिमेय से जब अपरिमेय के ऊपर आया था तो मैंने एक उपसर्ग का प्रयोग किया था ए का, और वही वक्त हो चला है हम फिर से इसके लिए भी उसी उपसर्ग का दोबारा से प्रयोग करते हैं। तो अब क्या लिखूँगा मैं, ए वास्तविक, अनरियल कह सकते हैं, इमेजिनरी कह सकते हैं, ठीक है ना, भूत प्रेत कह सकते हैं, यानी कि इनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोला जाएगा जी इनको, इमेजिनरी नंबर्स। स्पेलिंग पे कभी भी मत जाना भाई, हो सकता है गलत हो ये स्पेलिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। इमेजिनरी यानी कि अवास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो एक ऐसी फैमिली भी हो सकती है, कल को एक ऐसा परिवार भी हो सकता है, कोई संख्या जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं है, जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आपने सिंबल देखा होगा जिसको हम बोलते हैं आयोटा, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। इस आयोटा को तो हम आयोटा तो बोल देते हैं, पर ये होता आई है। आई का मतलब ही क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक क्या होता है, जो वास्तव में नहीं है, और जो वास्तव में नहीं है वो क्या होगा, अवास्तविक। अब ऐसा क्यों है कि -1 का स्क्वायर रूट, -1 का वर्गमूल इमेजिनरी है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। आपका एक टॉपिक आएगा जिस टॉपिक का नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जटिल संख्याएं, उसके अंदर हम पढ़ने का काम करेंगे। और हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका बैकग्राउंड नॉन मैथ से हो, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है टॉपिक देखा भी होगा। +1 में आता है, 11वीं कक्षा में 5वां या 6ठा टॉपिक होता है। उसको भी हम आगे चल करके टेक्निकल मैथ के अंतर्गत आएगा वो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। पर अभी के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि जी एक 7वां परिवार भी होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अवास्तविक संख्याओं के नाम से जो है जानने का काम करते हैं। यानी कि जो एक ऐसी संख्या जरूर मिल सकती है जो ऊपर के किसी भी परिवार में नहीं आई, पर वो यहाँ आ जाएगी, पर वो जैसे ही यहाँ आएगी वो यहाँ नहीं जा सकती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का क्लियर होगा। अब सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट और लूँगा मैं आपसे, और 2-4 मोटी मोटी बातें और हैं जिनको हम आगे चल करके ये ना बेसिक सारा का सारा एक बार क्लियर हो जाए संख्याओं का। फिर आगे आगे चल करके ना जो जो चीज़ें आएंगी वो आपके दिमाग में डायरेक्ट जानी चाहिए, पीछे की कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। जैसे मैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर या जैसे +1 का एक टॉपिक आएगा सेट एंड फंक्शन का, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो हो सकता है वहाँ ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि जी x बिलोंग्स टू n, और मैं वो आपको समझा रहा हूँ, ये समझा दूंगा कि जी ये x है, ये सिंबल होता है मैथ का जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये कहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैपिटल N के साथ जुड़ा हुआ है। तो वहाँ मैं आपको रिकॉल नहीं करवाऊंगा कि कैपिटल N का मतलब क्या है, मैं बोलूँगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको ये बात पता होनी चाहिए। फिर x बिलोंग्स टू r भी हो सकता है, यानी कि रियल नंबर है। अब मेरी बात क्लियर होगी ना आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है जो क्लियर कर रहे हैं, जो आगे चल करके हमें दुख ना दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ही यहीं से आएगा, नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बातें समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अब 5 मिनट का टाइम और ले लेते हैं। देखिए ये हो गए 6 परिवार। 2 परिवार और होते हैं जिनको हम अलग अलग थोड़ा सा पढ़ने का जो है काम करेंगे। एक होता है सम संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और एक होती है विषम संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर्स, ठीक है, ओड नंबर्स, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्याएं, मेरे ख्याल से बात सभी को अच्छे से पता होगी। कईयों को खुशी मिली होगी कि चलो कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल गई जो हमें पहले से नहीं पता थी। ये उन स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको मैथ बिल्कुल कतई नहीं आता है, मैथ को देखते ही वो जो डर जाते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको मैथ ऑलरेडी आता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लिए अभी तक कोई भी नई बात हो सकता है इस लेक्चर में आई ही ना हो, पर वो जिस चीज़ के लिए कनेक्टेड है
जिस चीज़ के लिए वो यहाँ आए हैं कि मुझे मैथ वो पढ़ना है जिसके साथ मैं टच में नहीं हूँ, तो उनका हायर लेवल है, उस हायर लेवल पर भी हम जाने का जो है काम करेंगे। पर एक बार बेसिक कर लेते हैं, जो मैथ जिनको कतई नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके लिए एक बार स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे ही मेरा हर एक टॉपिक होगा, जैसे कि परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, या टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट हुए, उनकी भी स्टार्टिंग मेरी ऐसी होगी। पहले क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा बेसिक, बेसिक से भी नीचे, फिर धीरे 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 करके उसका लेवल जो है हम अप करने का काम करेंगे। सम संख्याएं क्या हो जाती हैं जी? ऐसी संख्याएं जो 2 से, आप में से कुछ बोलेंगे जो 2 से भाग हो जाती हैं, ये अधूरा है। 2 से पूर्ण भाग हो जाती है, ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है जो 2 से भाग ना होती हो। दुनिया की हर संख्या 2 से भाग होती है, पर उनमें से पूर्ण भाग सभी नहीं होती है, अधूरी भाग भी होती है। तो 2 से जो संख्या पूर्णतः भाग हो जाए, जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाती है, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे जी? इवन नंबर्स बोलेंगे, यानी कि द नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली। जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 खुद है, जैसे कि 4 है, जैसे कि 6 है, जैसे कि 8 है, जैसे कि 10 है, अप टू सोन। और अगर किसी संख्या, बहुत बड़ी संख्या मान ली लिख दी जाती है, जैसे कि एक नंबर, एक कोई संख्या लिख दी 98171478 आपसे पूछना जाए कि 2 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो इसके केवल इकाइकांक आप देख ले, यूनिट डिजिट आप देख ले। अगर ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो ये संख्या 2 से कम्प्लीट डिवाइड होगी, अगर ये कम्प्लीट डिवाइड नहीं होगा तो ये 2 से कम्प्लीट डिवाइड नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो इस केवल नंबर को, इस एक डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा, जैसे 2 चौके 8 रिमाइंडर, यानी कि शेषफल कितना आ गया? 1, वही इस पूरी संख्या को भी डिवाइड करने पर मिलेगा। जैसे जैसे हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा जहां पर हम डिस्कस करेंगे 2 से डिवाइड करने की पहचान क्या होती है, 4 से कोई संख्या पूर्णतः भाग होगी कि नहीं होगी, 6 से 8 से 10 से, इनकी इस तमाम संख्याओं की हम पहचान वहां सीखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी होगा। चलिए विषम संख्या के ऊपर आ जाते हैं। तमाम वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं होती है, इसी में क्या जोड़ देंगे? जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं होती है, द नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली, दोज नंबर आर ऑड नंबर्स, वो विषम संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अप टू 100 और 2 विषम होगी कि नहीं होगी, यहीं से हम देख लेंगे। जैसे कि ये संख्या कैसी थी? ये विषम थी, पर अगर इस संख्या का मैं अगर यहाँ से 9 हटा दूँ, इसको 8, या अगर आपको 8 दिख पा रहा है तो ठीक है, यहाँ 8 लिखा हुआ था। अगर अब इस संख्या को पढ़ा जाए तो ये संख्या कैसी है? अब ये संख्या एक सम संख्या है। क्लियर होगी? दोनों परिवार हो चुके हैं जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे फिर से 2 फैमिलीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम करेंगे, भाज्य जिसको आप बोलेंगे डिविडेबल, और अभाज्य जिसको आप बोलते हैं इंडिविडेबल, या फिर इंडिविडेबल या प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखिए भाज्य यानी कि जो किसी से भाग हो जाती है, अभाज्य जो किसी से भाग नहीं हो सकती है, डिविडेबल जो किसी से डिवाइड हो जाती है, प्राइम जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। पर ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं बनी जो किसी से भाग ना हो। कोई भी संख्या हो हमेशा 2 अंकों से, 2 संख्याओं से जरूर भाग होती है हमेशा। कोई भी संख्या आप उठा लें, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अभी डिस्कस कर लेंगे हम एग्जाम्पल में। पर दुनिया में हर एक संख्या 2 संख्याओं से जरूर भाग होती है, एक से और एक अपने आप से। जैसे कोई भी संख्या आप उठा लें 19, आप कहेंगे कि किसी से भाग नहीं होती, पर मैं कहूँगा कि 2 संख्याओं से जरूर भाग हो सकती है। जैसे किससे भाग हो सकती है? एक तो ये भाग होगी खुद से, और दूसरा ये भाग होगी 1 से। जैसे कैसे? खुद से भाग करने का मतलब क्या है? 19 को 19 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। 1 से अगर डिवाइड किया जाए 19 डिवाइडेड बाय 1 तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 16 है, 16 किससे डिवाइड हो जाएगी? खुद से डिवाइड हो जाएगी, और दूसरा 1 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे? जैसे कि यहाँ पर 16 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा? 1 कंप्लीट डिवाइड हो गई। 1 से कैसे डिवाइड हो जाएगी? 16 को आप अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 16 ही आ जाएगा, जिसका मतलब ये 1 से डिवाइड हो गई। दुनिया में कोई भी संख्या आप उठाएं, वो खुद से और 1 से हमेशा भाग होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। तो ये 2 संख्याओं से तो भाग करके देखने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी संख्या उठाएं आप, वो 1 से और खुद से हमेशा डिवाइड होती मिलेगी। अब अगर दी गई संख्या
अन्य किसी तीसरी संख्या से भाग हो सकती है। खुद से एक से इन दो से पूर्णतः भाग होने के पश्चात यदि दी गई संख्या अब किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाग हो सकती है तो वो संख्या होगी भाज्य, और अगर वो नहीं हो सकती है किसी और से भाग अब, तो वो होगी अभाज्य। जैसे ये क्यों भाज्य बनी, क्योंकि ये अब किसी और से भाग हो सकती है। किससे हो सकती है जी? 2 से हो सकती है, 8 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, पर ये खुद से और 1 से होने के पश्चात क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई तीसरी संख्या जिससे 19 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? जवाब होगा 9। तो कोई भी संख्या हो जो 1 से और खुद से भाग होने के पश्चात तीसरी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाग नहीं होती, यानी कि एक तो 1 से कोई भी संख्या हो हमेशा भाग होती है, खुद से अगर भाग किया जाए तो भी वो हमेशा भाग होती है, परंतु अब अगर कोई तीसरी संख्या उसको डिवाइड कर दी थी, अब हम क्या करते हैं कि हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं किसी अन्य तीसरी संख्या से। 1 से और खुद के अलावा अगर किसी से डिवाइड करने की कोशिश करें तो अन्य तीसरी संख्या, इन दो के अलावा अगर आप डिवाइड करें अन्य तीसरी संख्या से तो उसका जवाब क्या होगा? या तो जवाब होगा हाँ हो रही है, यस, या जवाब होगा नहीं हो रही है, नो। तो अगर उसका जवाब है हाँ हो रही है तो वो संख्या होती है भाज्य, और अगर वो नहीं हो रही जवाब दे रही है तो वो होगी अभाज्य। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी, पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने शब्द लिखा है भाज्य, डिविडेबल, ये इस नाम से कोई संख्या दुनिया में होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये नाम यूज करना ही गलत है। बस आपको मेमोराइज करने के लिए मैंने बता दिया कि भाज्य संख्याओं की पहचान क्या होती है, अभाज्य संख्याओं की पहचान क्या होती है। इस परिवार में कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं थोड़ी सी छेड़खानी अब कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने नाम यूज किया था भाज्य, इस भाज्य को, इस डिविडेबल नाम को आपने एक नए नाम से याद रखना। याद रहे डेफिनेशन वही रहेगी, केवल नाम आपने चेंज कर लेना। इनको बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। क्या बोलते हैं जी? संयुक्त संख्या, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे जी? कंपोजिट नंबर्स। एक अच्छी बात बता देता हूं, एक बार ना क्वेश्चन आया था कि प्रथम 4 संयुक्त संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत क्या होगा? What will be the average of first 4 composite numbers? इंग्लिश में What will be the average of first 4 composite numbers? अब समस्या ये होती है औसत हर किसी को निकालनी आती है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाए 3 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा? What will be the average of first 4 मल्टीपल्स ऑफ 3? हम सब निकाल सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 6 9 12 को उठाया, इनका जोड़ किया, 4 से डिवाइड कर दिया, निकाल देंगे। पर समस्या यहाँ ये हो जाती है, किसी को ये अगर ना पता हो संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर कहते किसे, तो वो प्रथम 4 निकाल ही नहीं सकता। और नहीं निकाल सकता का मतलब क्या होगा? वो नहीं बता पाएगा कि प्रथम 4 संयुक्त संख्याएं क्या होगी। अगर वो प्रथम 4 संयुक्त संख्याएं नहीं पकड़ सकता तो उनका एवरेज कैसे निकालेगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम डिस्कस करते हैं, वापस से आ जाते हैं संयुक्त संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपने ये दिमाग में अब एस के साथ रिप्लेस कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे पास में कुछ संख्याएँ हैं, चलिए मैं इसको साइड में कर लेता हूँ और अब देखते हैं कि कौन सी संख्या कहाँ जाएगी। बाद में इस क्वेश्चन पर आएंगे। एक संख्या है 0, एक संख्या है 1 और एक संख्या है 2, एक संख्या है 3, एक संख्या है 4। 0 को कहाँ लेकर के जाया जाए? हम ये कंडीशन से गुजारते हैं, क्या ये 1 से भाग हो जाती है? 0 को 1 से भाग करके देखते हैं। 0/1 0 हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन पर लेकर के आते हैं, खुद से भाग हो जाएगी क्या? 0/0 क्या है? खुद से भाग होगी। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था परिमेय संख्याओं के नियम में, रेशनल नंबर्स के रूल्स के अंदर, कि क्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो बच्चे वो इनडेफिनेट हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। सिंबल इन्फिनिटी का है, अनंत तक चली जाएगी संख्या, परिभाषित नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये संख्या 0 खुद से डिवाइड नहीं हुई है। सॉरी, यहाँ ये निशान लगाना तो सही होगा, पर ये संख्या खुद से भाग नहीं हुई है। देखिए ये यही नियम तोड़ गई, जबकि इस परिवार में जाएगी या इस परिवार में जाएगी वो यहाँ आकर के डिसाइड हुआ था, पर ये यहीं पर नियम तोड़ गई। इसलिए ये संख्या ना तो इस परिवार में आ पाएगी
और ना ही उस परिवार में जा पाएगी। ये दोनों से आजाद होगी। अब आप शून्य को ना तो भाज्य कहेंगे, संयुक्त कहेंगे और ना ही अभाज्य कहेंगे। चलिए अगली संख्या पर आ जाते हैं। अगली संख्या 1, जल्दी से दोनों नियम लगा करके देख लेते हैं। क्या 1 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या खुद से भाग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। पर अब आप एक बात देखें, जब मैंने इसको 1 से भाग किया और जब खुद से भाग किया तो भागफल दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही शर्तों पर समान आया है। जिसका मतलब हम ये नहीं बता सकते कब इसको 1 से भाग किया गया, कब खुद से, जबकि और संख्याओं के लिए ऐसा नहीं है। 16 को जब खुद से भाग किया गया तो भागफल कितना आया? 1। जब 16 को 1 से भाग किया गया तो भागफल कितना आया? 16। क्वोशिएंट की वैल्यू कितना है? 16। तो यहाँ पर एक भागफल देख करके मैं कह सकता हूँ ना कि इस संख्या को जरूर खुद से भाग किया गया है। मैं इस 16 शेषफल को देख करके कह सकता हूँ ना जरूर इसको 1 से भाग किया गया है। पर क्या आप ये एक देख करके बता सकते हैं कि इसको 1 से भाग किया गया है खुद से? इन एक को देख करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो मैं कह सकता हूँ ना इसने कुछ तो हलचल की है, कुछ तो गड़बड़ की है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि साइंस में एक चीज होती है कि अगर कोई वस्तु है तभी छाया बनेगी। अगर एक वस्तु है तो एक छाया बने, 2 वस्तु है तो 2 छाया बने। पर इसके केस में क्या हुआ, हमने 2 वस्तुएं पकड़ी, छाया एक ही मिल रही थी। तो साइंस क्या बोलता है इस चीज़ को कि ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। अगर ये गड़बड़ कर रही है तो हम इस चीज़ को जैसे ही इसके पास ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या बोलेगा, संयुक्त संख्याओं में ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये बोलेगा 1 से भाग हुई क्या? हमने कहा हाँ जी हुई। क्या भागफल आया? 1 आया जी। फिर ये पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, क्या खुद से भाग हुई क्या? हमने कहा हाँ जी हुई। क्या भागफल आया जी? 1। तो कहा इसने क्या आपने दोनों बार समान जवाब दिया मुझे, मैं इस संख्या को नहीं रख सकता। मेरी तो कंडीशन उसके बाद शुरू होती है। मुझे आप यहाँ अलग अलग भागफल दें, फिर मैं इस कंडीशन को लगा करके देखूंगा। अगर लग गई हाँ तो मैं रखूंगा, अगर जवाब आया नहीं तो मैं यहाँ भेज दूंगा। पर इसने तो इन दोनों में ही समान जवाब ला करके जो है गड़बड़ कर दी है। इसलिए इस संख्या को ये परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये परिवार भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जैसे शून्य समझ में आ गया था कि क्यों इन दोनों परिवारों से आज़ाद होता है, तो ठीक वैसे उसी तर्ज पर तो नहीं कह सकते पर आज़ाद हो गया। यानी कि ये 2 इकलौती ऐसी संख्याएं हैं 0 और 1 जो इन दोनों फैमिलीज से, इन दोनों परिवारों से क्या है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। अगर आपसे पूछा जाए 1 संयुक्त है या अभाज्य तो आप कहेंगे दोनों ही नहीं है। अगर आपसे समान क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाए 1 के बारे में तो दोनों के लिए वो भी जवाब क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि 0 और 1 ना संयुक्त है ना अभाज्य है, वो आज़ाद है इन परिवारों से। ठीक है। अगली संख्या आती है 2। 2 को हम जल्दी से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। खुद से 2 को 2 से किया, भागफल 1 आ गया। 2 को 1 से भाग किया, 2 भागफल आ गया। भागफल अलग अलग आ गए। इन दोनों कंडीशन को इसने मान लिया है। अब तीसरी कंडीशन पर चलते हैं कि अन्य तीसरी संख्या। अब क्या 2 किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग होगी? जवाब क्या आएगा? नहीं। और अगर नहीं जवाब आएगा तो ये कहाँ चली जाएगी? अभाज्य में। तो मैं कहूँगा कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। याद रहे दुनिया की इकलौती ऐसी सम संख्या है, एक इकलौता सिंगल ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में जाकर के बैठता है। इसके बाद में कोई इवन नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई सम संख्या देखने को नहीं मिलेगी जो इस परिवार में बैठ जाए। बैठ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है, अन्य तीसरी संख्या से भाग नहीं होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि वो एक सम संख्या है। अगर सम संख्या तो किससे पूरा पूरा भाग होती मिलेगी? सम है, इवन है, तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 1 से पक्का होगी, खुद से होगी। अन्य तीसरी के लिए हम ही तो जवाब दे रहे हैं कि 2 से पक्का भाग हो रही है वो। जैसे 4 आएगा, इसके बाद में सम संख्या 6 आएगी, 8 आएगी। 1 से भाग होंगी खुद से। अन्य तीसरी संख्या और देखो ना देखो वो सम है ना, को किससे भाग होती मिलेगी? 2 से। क्या अन्य तीसरी से भाग हुई? हाँ। और हाँ तो कहाँ चला जाएगा? भाज्य, यानी कि जिसको हमने किस नाम से रिप्लेस कर रखा है? संयुक्त संख्याओं के नाम से। तो 2 क्या है? अभाज्य, इकलौती सम अभाज्य संख्या, सिंगल इवन प्राइम नंबर। 3 1 से भाग हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, अन्य तीसरी से नहीं, नहीं तो अभाज्य। अब आती है बात 4 की। 4 1 से भाग हो जाएगा, खुद से भाग हो जाएगा, अन्य तीसरी से भाग हाँ हो जाएगा। किससे? 2 से। हाँ जवाब आ गया तो कहाँ चला जाएगा? संयुक्त संख्या के पास चला जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। आपको उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। तो प्रथम 4 संयुक्त संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम संख्याएं कहाँ से है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। संयुक्त और अभाज्य दोनों से आज़ाद है, नहीं ले सकते। दोनों से आज़ाद है, नहीं ले सकते। 2 क्या है? इकलौती अभाज्य सम संख्या, सिंगल
प्राइम इवन नंबर नहीं ले सकते, संयुक्त का जिक्र हुआ है, अभाज्य में चली गई, अभाज्य है। 4 क्या है, संयुक्त है, ले लेंगे, बल्कि प्रथम संयुक्त संख्या 4 होती है। 5 एक से खुद से भाग होने के बाद अन्य तीसरी से भाग नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं ले सकते, हो जाएगी, संयुक्त है, नहीं ले सकते, अभाज्य है, ले लेंगे, संयुक्त है। 9 को लेकर के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 उनको देखने में लगने लग जाता है कि एक अभाज्य संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक संयुक्त संख्या है। क्यों? 1 से भाग हो जाएगी, खुद से हो जाएगी, तीसरी से भाग हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। किससे? 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है भाई 9। तीसरी संख्या के लिए क्या जवाब आया? हाँ हो रही है। अगर हाँ हो रही है तो संख्या क्या है? एक संयुक्त संख्या है, ले लेंगे। हमने तो कितनी संयुक्त लेनी है? प्रथम 4 ही लेनी है ना, तो 1 2 3 4। अगर 5 बोलता तो 10 को इंक्लूड कर लेते। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाल देंगे? हम क्या करेंगे? 4 लेंगे, 6 लेंगे, 9 लेंगे और 8 ले लेंगे। सॉरी, मैं यहाँ स्किप कर गया था इस 8 को। तो इन चारों संख्याओं का क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं इसको अब सोल्व नहीं करने वाला, वो आप लोग करते रहे। मेरा मतलब था सिर्फ ये बात समझाने का कि संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई परेशानी रहती है, तो वीडियो को एक बार और देखें। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में कोई आपको समस्या रही होगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ मंजीत मोहन ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ धैर्य बनाए रखेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे और हमारी जितनी कमिटमेंट्स हैं आपके साथ, वो सारी की सारी हमें कंप्लीट करने का मौका जो है देंगे। थोड़ी से टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जैसे ही वो दूर हो जाते हैं, आप लोगों के साथ सभी जितनी कमिटमेंट्स की गई हैं सभी एक एक सिंगल को कंप्लीट करवाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बढ़ने का काम करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।